नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में आज थम जाएगा एमएलसी चुनाव प्रचार का शोर। 9 अप्रैल को 36 में से 27 सीटों पर वोटिंग, 9 पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी प्रत्याशी। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर गोरखपुर कांड के आरोपी मुर्तजा ने किए बड़े खुलासे। आरोपी ने नेपाल से खरीदे थे हथियार, एटीएस के डर से घर से हुआ था फरार। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर एक्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी और रुड़की का करेंगे दौरा, दोनों जिलों को देंगे कई सौगातें। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर सीएम शिवराज आज कटनी को देंगे बड़ी सौगात। प्रदेश के सबसे ऊंचे फ्लाईओवर ब्रिज का करेंगे लोकार्पण, 424 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर आज थम जाएगा एमएलसी चुनाव का प्रचार। जी हां, यूपी में आज से एमएलसी चुनाव का प्रचार थम जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब, बियर और देसी शराब की दुकानें अगले 48 घंटे यानी 3 दिन के लिए बंद हो जाएंगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 यानी यूपी एमएलसी इलेक्शन की 27 सीट पर हो रहे मतदान के कारण लिया गया है। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके चलते आज से 9 अप्रैल तक सभी शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 12 अप्रैल को मतगणना के दिन भी पूरे दिन शराब दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान शराब दुकानों के साथ होटल, रेस्टोरेंट और क्लब आदि भी बंद रहेंगे। आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और चेतावनी भी यहां पर दी गई है। तो आज थमेगा चुनाव का शोर, आज थम जाएगा एमएलसी चुनावों का प्रचार। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविरल हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, आज चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एमएलसी चुनाव प्रसार के लिए पूरी तरीके से पार्टियों ने अपनी दमखम लगा रखी थी, तो ऐसे में आज उसका आखिरी दिन है और आज चुनाव प्रसार जो है वो पूरी तरीके से थम जाएगा और 9 अप्रैल को इसकी जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप ये समझिए कि पूरी तरीके से जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के लिए पार्टियों ने जोर लगा रखा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है। सबके अपने अपने वादे हैं, दावे हैं और तमाम तरीके की बातें हैं। और अब ये जो चुनाव प्रचार के दौरान में लोगों को पता चला है कि किस तरीके से कौन पार्टी क्या क्या काम कर रही है, तो इस तरीके में अब वोटिंग जो होगी वो किसके पक्ष में जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी अंशुल। पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी जल्दी ही और उसके बाद में उनके जो एमएलसी के जो प्रत्याशी हैं, पद के प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत का फैसला जल्दी शुरू होने वाला है अंशुल। और तमाम तरीके की बातें अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये जो शराब की बंदी के बारे में बात की जा रही है और तमाम तरीके के जो क्लब हैं, बार हैं, ये सब बंद किए जाएंगे, क्योंकि उस दौरान किसी भी तरीके की कोई अराजक घटना ना हो पाए। इस तरीके से ये प्रशासन ने भी इस कड़ाई से पूरा अपने हाथ में हैंडल कर रखा है। और आप ये समझिए कि बस कुछ ही समय बाकी है चुनाव प्रचार में भी, और चुनाव प्रचार जब बंद हो जाएगा तो सीधे तौर पर किस्मत का फैसला होगा। पोलिंग पार्टियां भी रवाना होने वाली हैं अंशुल। बिल्कुल अविरल, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए चुनाव जो है 36 सीटों पर यह वोटिंग जारी है। 9 अप्रैल को वोटिंग यहां पर की जाएगी और 36 सीटों में से 27 पर वोटिंग जो है वो की जाएगी। तो किस तरीके की तैयारियां सभी दल की देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर समझने वाली बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी है, इनमें पूरे तरीके से इन लोगों ने दम लगा रखा है। और आप ये समझिए कि इस बार जो पोलिंग बूथ रहेंगे उस पर भी अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की कहीं भी कोई चूक ना हो, कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। और आप ये समझिए अराजक तत्व अगर कोई भी कहीं भी उपद्रव करने की कोशिश भी करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आप ये समझिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि उपद्रव कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चाहे वो कोई भी हो, किसी के भी प्रति हो, वो 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे इसके संबंध में। तो आज जिस तरीके से महत्वपूर्ण दिन है, आज ये पूरी तरीके से चुनाव प्रचार चलेगा और फिर जो है थम जाएगा। उसके बाद में जो किस्मत का फैसला होने वाला है वो 9 अप्रैल को इसके लिए वोटिंग पड़ेगी और फिर जल्दी ही ये डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी जो है जीतता है और किसके झोली में हार आती है अंशुल। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यूपी में एमएलसी चुनाव का जो शोर थम जाएगा, एमएलसी चुनाव की अगर बात करें तो इस बार ऊंट जो है वो किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अंशुल, देखिए जिस तरीके से आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो तमाम मुद्दों पर उन्होंने जो है पूरी तरीके से जनता को बताया और पुराना जो कार्यकाल रहा उनका उसके बारे में बातचीत की, तो उस पर जनता ने मुहर लगाई। इसके बाद समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने मुख्य रूप से भी जनता को टटोलने का काम किया। तमाम तरीके की भीड़ आती हुई नजर आई। तो ऐसे में माहौल दोनों पार्टियों का उत्तर प्रदेश में बनता हुआ साफ नजर आया।
कौन किधर जीत जाएगा, कौन किधर उसको हार मिलेगी, ये बिल्कुल तय करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी कहीं ना कहीं गणित में फेल होते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर होने वाला क्या है 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में जो एमएलसी के पद हैं, एमएलसी के जो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में भी ये कयास लगाया जा रहा है। हालांकि अब ज्यादा जो संभावनाएं नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार जो बनी है तो जनता ने जो मोहर लगाई है, और ऐसे में आप ये समझिए सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो तमाम तरीके के जो ये जो पदाधिकारी हैं ये भी कहीं ना कहीं जो है उस प्रेरित है। और इसके बाद में किस तरीके से आगे ये रिजल्ट क्या होगा, हालांकि ज्यादातर अगर देखा जाए तो जुड़ाव लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ महसूस कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी ग्राफ कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। अब तो ये देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट खुलेंगे कौन कितना ज्यादा जीतता है और किसके पक्ष में जो है हार आती है। अंशुल, चलिए अविरल, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी प्रत्याशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में आज एमएलसी चुनावों का प्रचार थम जाएगा। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर जानलेवा हमला करने का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले तक मुर्तजा ने कई बैंक खातों में रुपए भेजकर फंडिंग मुहैया कराई थी, और ये तथ्य सामने आने के बाद एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। ये भी पता चला है कि मुर्तजा ने डॉलर से विदेशी सिम खरीदा था, जिसका इस्तेमाल वो प्रतिबंधित वेबसाइट्स को सर्च करने में करता था। उधर मंगलवार रात से ही कोर्ट में भी वारंट और रिमांड हासिल कर एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर लखनऊ चली गई थी। लखनऊ में ही पूछताछ चल रही थी। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा के पकड़े जाने के बाद से ही एटीएस, एसटीएफ और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रतिदिन इसके बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि डॉलर का इस्तेमाल कर मुर्तजा ने विदेशी सिम खरीदा था। तो ये बता दें आपको कि गोरखपुर कांड का नया खुलासा यहां पर सामने आया है, जहां पर आरोपी अहमद मुर्तजा जिहाद नर्सरी एक तैयार कर रहा था। उसमें एक बड़ा खुलासा यहां पर किया गया है। आरोपी मुर्तजा ने कई बैंक खातों में रुपए भेजकर फंडिंग भी कराई थी। ज्यादा जानकारी के लिए अविरल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी अविरल, एक नया मोड़ गोरखपुर कांड में देखने को मिल रहा है। एक नया खुलासा यहाँ पर किया गया है कि आरोपी मुर्तजा ने डॉलर से विदेशी सिम कार्ड खरीदा था। क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये एक गोरखपुर कांड सामने नजर आया है ये बेहद गंभीर विषय है। और आप ये समझिए कि जिस तरीके से शाम को वहां पर जो सुरक्षा मंदिर में सुरक्षा बल तैनात थे, तो वहां पर एक ऐसे संदिग्ध व्यक्ति आता है, युवक आता है और मंदिर के अंदर में घुसने की कोशिश करता है। हालांकि जब उसको रोका जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने बैग से, अपने पास से जो है एक गड़ासा निकालता है और सुरक्षा बलों पर तत्काल हमला कर देता है। आप ये समझिए कि हमला इतना जबरदस्त होता है कि दो पुलिस बल जो है वहां पर घायल हो जाते हैं, और उसके बाद में पुलिस बल जो है उनको पकड़ लेते हैं। फिर जो शुरुआती जांच में पता चला कि इसका नाम मुर्तजा अब्बासी है और ये मुंबई में आईआईटी इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियर का छात्र था, और वो वहां से मुंबई से सीधा चलकर गोरखनाथ मंदिर पहुंचता है और वहां पर हमला करने के उद्देश्य से अंदर घुसने के लिए बिल्कुल जो है पूरे प्रयास करता है, लेकिन उसकी जो कोशिश होती है उसको सुरक्षा बल नाकाम कर देते हैं। आप ये समझिए कि जिस तरीके से ये सीधे तौर पर पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो वहां पर उसकी जो है कुछ चीजें संदिग्ध भी रही हैं और लगातार तो इसके जो पिताजी थे वो भी कहीं ना कहीं इसके पक्ष में खड़े होते हुए नजर नहीं आए। आप ये समझिए कि उनके पिताजी का भी बयान आया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बाद अगर आप ये समझिए कि एक युवक की जब मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो वो आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, और उसके बाद में सीधा जो ये पाक महीना जो चल रहा है, रोजे का पाक महीना चल रहा है, तो ऐसे में वो सीधे मंदिर पहुंचता है और मंदिर में जाकर वो सीधे तौर पर हमला करता है। और हालांकि जिस तरीके से एटीएस और तमाम जो सुरक्षा बल हैं, एजेंसियां हैं, वो काम कर रही हैं, तो वहां कहीं ना कहीं जो चीजें अब और परत खुलती हुई चली जा रही है, तो ये पता चलता है कि मुर्तजा अब्बासी जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिहादी मानसिकता से प्रेरित था और कहीं ना कहीं वो जो भारत में जो प्रतिबंधित वेबसाइट हैं उनको देखने का काम करता था। आप ये समझिए कि मुर्तजा अब्बासी की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसका तलाक भी हो चुका था अपनी पत्नी के साथ में, क्योंकि वो ऐसी मतलब रात में ऐसी चीजें करता था जिससे कि उसकी पत्नी जब उससे सवाल करती थी तो वो कहीं ना कहीं मारपीट भी करता था और आखिर में उसके साथ में तलाक भी उसका हो गया है। आप ये समझिए कि उसके पास जो लैपटॉप मिला उसमें तमाम तरीके की जिहादी मानसिकता वाले जो वीडियो क्लिप्स मिले हैं और उसके साथ में जो प्रतिबंधित वेबसाइट रही वो देखने का काम करता था।
और आप ये समझिए कि जो ISIS से जो भी कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। अब इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी, हालांकि ये कोई छोटी साजिश नहीं थी कि केवल मंदिर में घुसना था उसका और घुसकर जो है सीधे तौर पर हमला कर देना, ये कोई छोटी साजिश नहीं थी। इसके पीछे जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को तमाम तरीके के सबूत मिलते चले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। अंशुल, आप ये समझिए कि जिस तरीके से उसके जब रूम की छानबीन की गई, पूरा रूम सील कर दिया गया, उसके रूम की छानबीन करने के बाद में उसके पास एक एयर गन भी मिली। वो एयर गन सीधे तौर पर वो यूज कर रहा था, निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था, और उसका जो ब्रेन था वो पूरी तरीके से वॉश हो चुका था और वो अब पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के ऊपर में हमला करने के फिराक में था। वो खुद की जान भी देना चाहता था और जान लेने के लिए भी वहां पहुंच चुका था। तो इस तरीके से अब आप ये समझिए कि जब उसको पकड़ा गया, उसके तमाम तरीके की जो पूछताछ की जा रही है, उसमें परत दर परतें जो है खुलती हुई चली जा रही है अंशुल, कि कितना ज्यादा प्रेरित था ये जिहादी मानसिकता और कट्टरवादी सोच की तरफ, ये कितना प्रेरित था और उसके लिए इसने यहाँ तक गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की और सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला कर दिया अंशुल। बिल्कुल अविरल, यहाँ पर जिस तरीके से ATS, STF और पुलिस वालों ने भी यहाँ पर मिलकर खुलासा किया है, गोरखपुर कांड का ये नया खुलासा माना जा रहा है। लेकिन गोरखनाथ जो मंदिर की सुरक्षा में सिपाही थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया था। अगर ये मान लीजिए कि ये अपनी मंशा में कामयाब अगर हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था? बिल्कुल अंशुल, देखिए अब बिल्कुल इससे नकारा नहीं जा सकता है कि पूरी आतंकवादी घटना थी, क्योंकि जिस तरीके से परते दर परते अब खुलती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो इसके जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं वो आप ये समझिए कि सीधे मुंबई से लेकर लखनऊ और तमाम तरीके की जो वेबसाइटें थी, प्रतिबंधित जो चैनल थे, जाकिर नाइक के वीडियो से प्रेरित हुआ करता था और जिहाद अपने दिमाग में फैलाकर इसलिए रखा हुआ था कि किसी तरीके से ये घुसेगा वहां पर और जानलेवा हमला करेगा। आप ये समझिए कि अगर ये इस तरीके का प्लान था सुरक्षा एजेंसी ने, जिससे पूछताछ की, शुरुआती पूछताछ में और जो रिमांड पर अभी है, तो पूछताछ में ये चीज निकल कर आई कि वो अंदर जा रहा था। हालांकि मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि इसके घर में एयर गन भी मिली हुई थी, तो एयर गन से प्रैक्टिस कर रहा था कि किसी न किसी के ऊपर जब हमला किया जाएगा तो इसका ये जो प्लान था कि घुसता और घुसने के साथ ही सुरक्षा बलों पर हमला करता और सुरक्षा बलों के पास जो हथियार थे वो हथियार लेकर अंदर घुसता और फायरिंग करता, इससे बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं करता था। तो इस तरीके से जो चीजें निकल कर आई हैं ये बेहद चौंकाने वाली हैं और इसके पीछे बड़ी साजिश का एक अंजाम छिपा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने इसके पूरी मंसूबों पर पानी फेर दिया, अब ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं, अब इनमें आप ये समझिए कि जो छानबीन की जा रही है, ATS छानबीन कर रही है, तो कौन कौन और भी लोग इसमें शामिल हैं और कितने लोगों के साथ में ये काम करने की कोशिश कर रहा था, अब ये सारी चीजें निकलेंगी और ATS पूरी तरीके से इस पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। और शुरुआती पूछताछ में पता चला कि मुर्तजा जो है ये अमेरिकी इमाम जो है अनवर अल हलाकी का नाम भी एक सामने आया, उसको अपना गुरु मानता था। तो तमाम तरीके की जो अब पूछताछ में चीजें निकल कर आ रही है बहुत चौंकाने वाली है। अब गोरखपुर से जौनपुर, जौनपुर से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई, तमाम तरीके के कनेक्शन जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। नेपाल का कनेक्शन सामने आया है, तो अब ये एक बेहद गंभीर विषय है अंशुल। बिल्कुल अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर लेंगे, जहां पर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को राज्य के विकास में अड़चन आने पर सख्त हिदायत दी है। सीएम धामी का बयान इन दिनों सुर्खियों में भी है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं सोऊंगा न सोने दूंगा। दोबारा सीएम बनते ही पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं और ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इसी के तहत आज सीएम धामी मसूरी और रुड़की के दौरे पर जाएंगे, जहां से वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रुड़की जाएंगे सीएम धामी, कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। और देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अवनीश, धामी आज रुड़की जाएंगे, कई कार्यक्रमों में भी शिरकत कर सकते हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए अंशुल, पुष्कर सिंह धामी आज जो है यहाँ पर जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उसके उपलक्ष्य में मसूरी पहुंच रहे हैं। उनके साथ जो विधायक गणेश जोशी है वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं और क्योंकि आज जो है एक DLF फाउंडेशन की जो CEO है गायत्री पॉल भी उनके साथ है। उन्होंने जो है यहाँ पर एक जो अस्पताल है, उप चिकित्सालय है, वहां पर उस पर एक CT स्कैन मशीन जो है वो दी है। उसका जो लोकार्पण है वो आज मुख्यमंत्री खुद करेंगे और 11 बजे मसूरी के टाउन हॉल में जो भाजपा मंडल द्वारा जो आयोजित स्वागत समारोह है उसमें भी शिरकत करेंगे और कई विभागों के अधिकारी इस मौके पर रहेंगे, जिनके साथ वो जो है जो पेंडिंग कार्य है
उनको भी जो है वहां पे मौके पे ही निस्तारण करेंगे। जी अंशुल। बिल्कुल अवनीश जी, लेकिन जिस तरीके से रुड़की आज जाने वाले हैं और वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे, क्या रुड़की को कोई नई सौगात जो है वो मिल सकती है आज? देखिए जो है यहाँ पे काफी समय से अंशुल यहाँ पर जो है अगर बात करें रुड़की की, तो यहाँ पर जो है डायलिसिस के लिए जो है लोगों को दूर दराज दिल्ली तक जाना पड़ रहा था, चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। आज ये जो कह सकते हैं एक बहुत बड़ी जो सौगात है वो डायलिसिस मशीन की जो है वो उसका एक बाकायदा लोकार्पण करेंगे। और एक चिकित्सालय जो है यहाँ पर जो रुड़की का चिकित्सालय, उसमें एक रक्तदान शिविर भी है, वो भी उसका जो है उद्घाटन करेंगे। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि रुड़की चिकित्सालय को जो है डायलिसिस मिल रही है, उसका जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे, ये बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं। जी अंशुल। बिल्कुल अवनीश जी, आज और क्या कुछ कार्यक्रम सीएम धामी के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रुड़की तो वो जा रहे हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर अगर बात करें, आज जो है वो पतंजलि एयरपोर्ट पहुंचेंगे 12 बजे के करीब, हरिद्वार के लिए जो है वो रवाना होंगे। और जो मुरारी बापू का जो आश्रम है वहां पे उनका एक कथा प्रवचन चल रहा है, उसमें वो उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। और उसके बाद लगभग 3 बजे के करीब हरिद्वार में जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक जो रक्तदान शिविर है उसका भी वहां पर जो है लोकार्पण करेंगे। और इसके बाद जो है 6 बजे हर की पौड़ी पे जो है वहां पर सौंदर्यीकरण का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका जो है निरीक्षण करने के साथ साथ और जो एक नई योजना है उसका लोकार्पण करेंगे। जी अंशुल। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्शन में सीएम धामी है, कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे और कई सौगातें भी आज वो दे सकते हैं। अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश भी सीएम धामी ने दिए हैं। आज 2 जिलों पर दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, जिसमें रुड़की भी जाएंगे और दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार वो मसूरी जा रहे हैं। रुड़की के दौरे पर भी रहेंगे सीएम धामी और दूसरी बार भी सरकार में सत्ता हासिल करने के बाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं और आज 2 जिलों पर दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, जिसमें रुड़की को कई सौगातें भी मिल सकती हैं। दोबारा सीएम बनने के बाद रुड़की के साथ साथ आज वो मसूरी भी जा रहे हैं और मसूरी में भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से मसूरी के विकास किया जाए, मसूरी में भी किस तरीके से विकास कार्य किया जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अंतिम खबर की ओर, जहां पर कटनी को एक बड़ी सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम शिवराज कटनी जिले में सीएम विद्युत बिल राहत योजना का शुभारंभ करेंगे और इस योजना में प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीएम शिवराज एक बड़ा तोहफा देंगे, जहां पर उनके 6,414 करोड़ और 38 लाख रुपए की राहत दी जाएगी। दरअसल कोरोना काल के दौरान भी राशि का भुगतान किया गया था, जिसके बाद सीएम शिवराज द्वारा अस्थायीगत राशि माफ करने की भी घोषणा यहां पर की गई थी और योजना में प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 6,414 करोड़ 32 लाख रुपए की राहत राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय वर्ग के लोग घरेलू उपभोक्ताओं की अस्थगित की गई बकाया राशि के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 लागू की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा राशि को माफ करने की घोषणा यहां पर की गई थी। आज कटनी जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कटनी जिले में सीएम विद्युत बिल राहत योजना का शुभारंभ कर सकते हैं, जिसमें कई लोगों को लाभ वहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी ताहिर, आपसे जानना चाहेंगे, आज कटनी जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और एक बड़ी खबर यह है कि प्रदेशवासियों को बिजली बिलों से राहत के लिए आज एक योजना की शुभारंभ करने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? साफ तौर पर अंशुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं 2023 के, उसकी बिसात जो है बिछाना शुरू कर दी है। आज सीएम जबलपुर संभाग के उत्तरी जिले कटनी के प्रवास पर रहेंगे, जहां वो प्रदेश सहित कटनी को बड़ी सौगातों से नवाजेंगे। वो दोपहर में कटनी पहुंचेंगे, जहां स्थानीय पुलिस लाइन में कार्यक्रम है, वहां वो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान देश के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का जो लोकार्पण करेंगे, वो कटनी में नवनिर्मित वो ब्रिज है उसका लोकार्पण करेंगे। नवनिर्मित मिशन रोल चेक वहां पे एक इलाका है, वहां पर ये ब्रिज बना है, जिसकी लागत करीब 85 करोड़ 49 लाख 45 हजार रुपए की लागत से ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। जो वहां के स्थानीय विधायक हैं संदीप जायसवाल, उन्होंने
ब्रिज की सौगात देने के लिए सीएम का और जो कटनी क्षेत्र है उनकी तरफ से पूरी तरह से आभार व्यक्त यहाँ पर सीएम का किया है। अंशुल। बिल्कुल ताहिर, आज 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीएम एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। किस तरीके से इस योजना की रणनीति बनाई गई है? 88 लाख लोगों को किस तरीके से लाभान्वित किया जाएगा? साफ तौर पे आपको बता दूं अंशुल के आज कटनी में सीएम एक योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये जो योजना है कहीं ना कहीं मील का पत्थर मध्य प्रदेश के लिए साबित होगी और जो 88 लाख बिजली उपभोक्ता हैं उनको यहाँ पर करीब 6414 करोड़ 38 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। दरअसल कोरोना काल के दौरान राशि का जो भुगतान किया गया था जिसके पास सीएम द्वारा आस्थगित जो राशि है उसके माफ करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री जो है कटनी जिले के सलीमनाबाद में विद्युत बिलों के राहत योजना 2022 का शुभारंभ कर हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरण करेंगे और योजना में प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ता को जो है राहत राशि यहाँ पर देंगे। अगर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की मानो तो कोरोना काल में जो महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय वर्ग वाले घरेलू उपभोक्ताओं की जो स्थगित की गई बकाया राशि के निवारण के लिए योजना लागू की गई है। बिल्कुल ताहिर, आज कटनी से ये योजना लागू की जा रही है। अस्थगित जो बिजली बिल हैं उसको लेकर जनता वाकई परेशान थी और आज उसको लेकर भी फैसला यहाँ पर हो रहा है। मध्य प्रदेश की जनता का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? साफ तौर पर अंशुल आपको बता दूं कि अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। कल ही सीएम ने युवाओं से संवाद करने के बीच जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है वहाँ ये संकेत दिए थे कि जल्द ही मध्य प्रदेश में बिजली की दरें हैं वो कम की जाएंगी और आज से ही सीएम यहाँ पर बड़ी योजना का सौगात देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जनता के जेब पे जो भार पड़ रहा था बिजली बिलों का वो कम होगा। तो इससे कहीं ना कहीं जनता में खुशी के लहर है कि जो महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, रसोई गैस की बात करें, उसके साथ साथ बिजली के बिल भी प्रदेश की जनता को झटका दे रहे थे। लेकिन अब ये जो राशि जो है इतनी वापस करने जा रहे हैं सीएम, तो उससे कहीं ना कहीं जनता में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आज 1 किलो वाट तक के जो संयोजित भार वाले वे सभी घरेलू उपभोक्ता जिन्होंने 31 अगस्त 2020 की स्थिति में बकाया मूल राशि और अधिभार की राशि स्थगित किया गया था, ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जो प्रारूप आवेदन है वो प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद वो जो योजना है इसका वो लाभ ले पाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद ताहिर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आज कटनी जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कटनी से सीएम विद्युत बिल राहत योजना का शुभारंभ आज करने जा रहे हैं जिसमें 6414 करोड़ 38 लाख रुपए का तोहफा मध्य प्रदेश की जनता को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देने वाले। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।